IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। पीड़ित दिल्ली में जिस महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला हुआ, उसकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी गंभीर है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि इस हमले में उसकी दोनों आंखों को नुकसान पहुंचा है। बाईं आंख अब पहले से बेहतर बताई जा रही, लेकिन दाईं आंख अभी भी उसमें गंभीर चोट है। इस आंख को ठीक करने की डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेहरे पर भी जलने के निशान हैं, जिसका इलाज चल रहा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में महिला डॉक्टर पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से हमला किया था। 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देश की राजधानी दिल्ली, जगह राजौरी गार्डन मार्केट इलाका, वक्त मंगलवार सुबह करीब 9 बजे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। सफेद रंग की स्कूटी, काली जैकेट पहने एक लड़की स्कूटी चलाते हुए देखी जा सकती है। अचानक उसके बगल में एक बाइक तेजी से आती है। बाइक पर 2 लड़के हैं। एक बाइक चला रहा है जबकि दूसरा पीछे बैठा है। आगे बैठा लड़का ब्लू रंग की जैकेट पहने हुए है, जबकि पीछे बैठा लड़का सफेद रंग। बाइक को स्कूटी से सटाया जाता है और दोनों लड़के स्कूटी पर सवार लड़की के चेहरे पर कुछ फेंकते हैं। लड़की के चेहरे पर बाइक सवार लड़कों ने और कुछ नहीं, तेजाब फेंका है। वो तेजाब जो न जाने इस जैसी कितनी लड़कियों को जला चुका है और हर पल जला रहा है। लड़की जब तक कुछ समझ पाती, तब तक बाइक पर सवार लड़के फरार हो जाते हैं। मेरी शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़की यहाँ से निकल रही थी स्कूटी पे। तो 2 जने थे, एक सरदार था जो ट्रेस आउट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में। तो उसने एसिड फेंका लड़की के ऊपर। जिस लड़की पर तेजाबी हमला हुआ है वो दरअसल एक डॉक्टर है। नाम है डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर स्कूटी से सुबह सुबह अस्पताल जा रही थी। वो बसई दारापुर स्थित ESI हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन पर तेजाबी हमला हो गया। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल्ली की बेदिली को फिर दर्शाती हैं। एसिड फेंके जाने के बाद दर्द से कराहती लेडी डॉक्टर अमृत कौर लोगों से मदद मांगती देखी जा सकती है। लेकिन देखिए कैसे ये लड़की और ये महिला आगे बढ़ जाते हैं। ये आदमी भी लड़की की मदद नहीं करता। करीब 10 से 15 मिनट तक दिल्ली के बेदर्द लोग इसी तरह उधर से गुजरते रहे, लेकिन कोई भी इस डॉक्टर की मदद के लिए सामने नहीं आया। करीब 15 मिनट बाद घटनास्थल के पास पहली मंजिल पर रहने वाले अभिषेक ने बालकनी से जब ये नजारा देखा तो वो दौड़े दौड़े नीचे आए और झुलस चुकी डॉक्टर अमृत कौर के भाई और पुलिस को फोन किया। वाइफ ने आवाज लगाई मुझे कि ये नीचे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं जब नीचे गया तो देखा कि एक लेडी थी, उनके पूरा चेहरा जला हुआ था, गल रहा था। तो वो साथ में कथूरिया नर्सिंग होम है, वहां लेके गए उनको। तो घायल डॉक्टर का इलाज एम्स में किया जा रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन तेजाब का असर उसकी आंखों पर हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी दाईं आंख की रोशनी लौटाना मुश्किल होगा। हालांकि बाईं आंख की रोशनी बच गई है, जो कुछ दिन में पूरी तरह ठीक हो सकती है। देखिए, जिस प्रकार की इंजरीज हैं, इसमें समय तो लगता है। पर ये कह पाना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा, पर समय तो लगता है इसमें, जो कि कुछ हफ्तों से लेके और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक आसानी से मौके से फरार हो गए। जबकि आतंकी घटनाओं के अलर्ट पर दिल्ली पुलिस हर भीड़ भाड़ वाले और बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है। इसे लेकर विरोधी सरकार की काफी आलोचना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भरे बाजार में एक महिला के ऊपर तेजाब फेंका जा सकता है, तो इससे बड़ी और घिनौनी क्या हरकत हो सकती है। इसका यह मतलब है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पुलिस ने फिलहाल मौका वारदात के पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन तेजाब फेंकने वाले दोनों युवक उसकी पकड़ से बाहर हैं। नवीन निश्चल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इसी खबर पर आज मुद्दा में हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले
मैं परिचय आपका करा देती हूँ। मेरे साथ प्रज्ञा सिंह है जो कि सेक्रेटरी हैं अतिजीवन फाउंडेशन की। इसके अलावा अपर्णा भट्ट हमारे साथ हैं, लॉयर हैं। रंजना कुमारी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अरुण भगत हमारे साथ हैं, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा रूपा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ ऋतु सैनी दोनों हमारे साथ हैं जिन पर एसिड अटैक हुआ था। मैं सबसे पहले अरुण जी आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत स्मार्ट पुलिस मानी जाती है राजधानी दिल्ली की और बहुत तारीफें भी होती हैं इस पुलिस की, लेकिन कल अटैक हुआ, सीसीटीवी फुटेज पास में है, महिला डॉक्टर पर इस तरह का अटैक होता है, पर अभी तक गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। देखिए, अब उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि नहीं, पहला सवाल तो ये होता है। सीसी फुटेज यदि उनके पास है तो मेरा ख्याल है कि उनको आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। अब यदि पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर लेती है तो जरूर उनके घर पर या जहां वो काम करते हैं उनका पता लग गया होगा, तो वो रेड उन्होंने किया होगा। और हो सकता है कि ये दिल्ली से फरार हों या कहीं और अपने घर के निवास में न रह के कहीं और रह रहे हों। तो इसमें दिल्ली पुलिस को आप ये कहेंगे कि उन्होंने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की, इससे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यानी आपका ये कहना है कि थोड़ा सा वक्त और हमें उनको देना चाहिए? जी हाँ, यदि आइडेंटिफिकेशन हो गया है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनको वो पकड़ लेंगे। पर यदि कोई शख्स भाग जाता है क्राइम करके, तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है ना, आप जानते ही हैं। फिर सुराग निकालना पड़ता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, उसके रिश्तेदार कहाँ हैं, वो कौन कौन से शहर में, कौन कौन से गांव में पहले रहा है, और एक एक करके प्रायोरिटी बना के इन पर, इस जगह पर से पता कर लिया जाता है। या तो वो आप जासूस भेज के पता करेंगे, या वहां रेड करेंगे, या लोकल पुलिस की मदद करेंगे। तो काम का जो फैलाव है ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है यदि कोई क्रिमिनल क्राइम करके भाग जाए अपने घर से। ठीक है, मेरे साथ रूपा हैं, ऋतु हैं और खुद प्रज्ञा भी हैं, और तीनों ने इस दर्द को सहा है। ये दर्द सिर्फ कुछ पलों का नहीं होता, बल्कि एक लड़की के लिए ये दर्द सारी उम्र होता है, जो उसको हर बार झेलना पड़ता है जब भी वो घर से बाहर निकलती है या जब भी वो आईना देखती है, और शायद इसकी भरपाई नहीं है। लेकिन सोच कैसी? रंजना जी मैं आपके पास आऊंगी। बहुत सारी इसको लेकर मूवमेंट्स चलती हैं, कैंडल मार्च होते हैं, बहुत सारी बातें इस पे की जाती हैं कि बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा, या इस तरह का जो भी अंजाम देते हैं, जो भी एसिड अटैक करता है, वो एक क्रिमिनल की नजर से उसको देखा जाएगा, सजा होगी। इन सब के बावजूद आखिर क्या सोच होती है पुरुष की या फिर उन लोगों की जो कि ऐसे किसी पर भी एसिड फेंक देते हैं? देखिए, ये भारतीय समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पुरुष इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि उसको कोई ना बोले। बचपन से जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसमें अगर किसी ने स्पर्न किया, किसी ने मना कर दिया, किसी ने उसकी बदतमीजियों को, उसके और या जो भी उसका अपना एडवांस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो अपने आप को समझता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो उसका नुकसान पहुंचा सकता है उस लड़की को, उसका चेहरा बिगाड़ सकता है। और यही घिनौनी मानसिकता है जिसके चलते इस तरह की हरकत होती है। लेकिन मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और खास तौर से चूंकि पुलिस के अधिकारी अपनी सफाई दे रहे थे कि पूरे देश में पकड़ने के लिए बड़ा समय लगता है, ये सब कुछ मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर एसिड पॉइजन की तरह कानून बना के डिक्लेयर किया गया तो फिर शेल्फ से ये एसिड किन्हीं भी दो लड़कों को कहाँ से मिल जाता है, और किस तरह से ये एसिड का बेचना देश के अंदर अभी भी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, और इसको लड़कियां इसका खामियाजा भर रही हैं। और दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस तरह के जो अपराध होते हैं, और खास तौर से इस तरह के जो अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो उन लोगों को पकड़ने के लिए क्या कोई किस तरह की गतिविधि पुलिस तत्काल लाती है, नहीं लाती है? क्यों ऐसा है? कुछ केसेस में पकड़ में आते हैं, कुछ केसेस में पुलिस ढिलाई बरतती है। इस ढिलाई को दूर करने का क्या तरीका है? ये ठीक बात है कि देश बहुत बड़ा है, गांव में भाग जाएगा तो पकड़ना, और तमाम पुलिस, ठीक है, वो तो फिर टेररिस्ट को भी आपके लिए पकड़ना उतना ही मुश्किल होता होगा, और तमाम इस तरह के अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यह है कि चुस्ती, मुस्तैदी, तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल, और फिर ये सब कुछ
अगर एसिड बिक रहा है तो कहीं ना कहीं किसी के कनाइवेंस से बिक रहा है ना। जाहिर सी तो बात ये है। कौन लोग हैं? बिल्कुल। कौन लोग हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट के लिए तैयार किए गए और क्यों नहीं लॉ एनफोर्स हो रहा है? बिल्कुल। अगर ये कड़ा कानून बना तो ये कौन एनफोर्स करेगा इसको? बिल्कुल। मैं एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ पर दूंगी और उसके बाद अरुण जी, ये रंजना जी ने जो सवाल उठाया बहुत ही वैलिड पॉइंट है, किस तरीके से इजीली अवेलेबल ये हो जाता है और सड़क पर आप अटैक करके भाग जाते हैं। वहां पर आंकड़ा मैं यहाँ पर छोटा सा देना चाहूंगी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में मिलाकर 53% मामले सामने आए हैं और 27% यूपी और दिल्ली में मामले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर इस तरह के मामले आते हैं एसिड अटैक के तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आते हैं। जी अरुण जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने 2-3 सवाल उठाए। एक तो कि आप ये अपेक्षा करना कि हर एक घंटे के बाद वारदात के, 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद आप मुलजिम को पकड़ लेंगे, ये बात इतने बड़े शहर में संभव है नहीं। तो ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि समय जरूर लगता है। और जहां तक मुस्तैदी का सवाल है, इसमें भी मेरा ख्याल है पुलिस कमिश्नर ने काफी टीम्स बना दी होंगी और वो हर एक जो उनके पास क्लू है, ये पता नहीं ये लेडी डॉक्टर जी ये दे सकती हैं कि नहीं कुछ उसके बारे में, कुछ या फैमिली से उनको कुछ पता लगा होगा, किसी पर शक होगा उनको। तो मेरा ख्याल है कि जरूर 2-3 टीम्स उन्होंने बना दी होंगी और वो पूरा काम अपने लेकिन इस तरीके से एसिड इजीली अवेलेबल कैसे हो जाता है इस तरह के लोगों को और सरेआम सड़क पर वो डालकर भाग जाते हैं? देखिए, एसिड का ये है कि इसके प्रयोग बहुत किस्म के होते हैं। अब कमर्शियल प्रयोग इसका, इंडस्ट्रियल प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जैसे बैटरी की लिए इस्तेमाल होता है और कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां साबुन बनते हैं, जहां और कोई इंडस्ट्री, कोई चीज बन रही होती है। तो ये बहुत जगह इसके इस्तेमाल को लाइसेंसी के पास ये पहुंच जाता है। अब ये लेना उनके लिए जो किसी का जान पहचान हो, कोई ये खुद हो सकता है फैक्ट्री ओनर हो जिसके पास लाइसेंस हो, जो लेजिटिमेटली खरीद सकता है। मेरे ख्याल इलिसिट सेल भी जरूर हो रही होगी, ये तो मैं मानता नहीं हूं कि बिल्कुल बंद हो गई होगी, पर इलिसिट सेल मेरे ख्याल है एटलीस्ट दिल्ली में तो इसका थोड़ी सी कमी हो गई है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, रूपा और ऋतु, इसी करके आप इस पर पूरी तरह रोक लगाना। अच्छा, साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, पर आप कितने पर आप पाबंदी लगाएंगे? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। रूपा और ऋतु दोनों मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ प्रज्ञा भी है। मेरा सवाल पहले ऋतु आप ही से है, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक ऐसा दर्द है जो कि सारी उम्र आपको झेलना पड़ता है। आपने बाकायदा जंतर मंतर पर इसको लेकर एक प्रदर्शन भी किया था, मांगे कुछ आपने रखी थी। सबसे पहले तो मैं उन मांगों के बारे में जानना चाहूंगी और क्या उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या आपकी किसी मांग पर गौर किया गया या नहीं? ऋतु। हम 1 वीक तक हमने वेट किया। हम 12 तारीख से जंतर मंतर पे स्ट्राइक पे बैठे थे। हम फिर पार्लियामेंट के वहां गए, पार्लियामेंट के ऑफिस के सामने गए। पुलिस वालों ने क्या किया, हमें लेके गए, एकदम लड़कियों के बाल नोचे गए और जेंट्स पुलिस ने बाल नोचे, हाथ खींच के मारा भी और थाने में ले जाके 3-4 हमारे भाइयों को तो कमरे में बंद करके उन्होंने आधे घंटे तक मारा। क्या पुलिस को मारने के लिए नौकरी दी गई है? स्पोर्ट के लिए दी गई हो कि किसी की सुरक्षा करे? वो पुलिस मारा उन्होंने और अभी तक एक भी किसी पे भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, हमारी एक मांग पे भी। फिर हम अभी ऑनलाइन आंसर स्टार्ट कर रखा है। क्या है, हमारी छोटी छोटी मांगे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए जिसमें 2 से 3 मंथ में डिसीजन आ जाए और एसिड पे बैन हो जाए, गवर्नमेंट प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी से प्लास्टिक सर्जरी करा दे। इन्हीं छोटी छोटी सी मांगों को लेके हमने अनशन पे बैठे, पर एक भी मांग पे नहीं। रूपा, किस तरह की मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप अनशन पर बैठी थी? मतलब यही फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए और
मतलब जिस लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है उसे सरकारी जॉब और सारे इलाज के लिए उसे कंपनसेशन मिला जाए, जो कि आसानी से मिलना चाहिए। सरकार ने हमें 3 लाख रुपए देने का वादा किया था कि जिस लड़की के ऊपर अटैक होगा उसे 1 लाख, मतलब 10 दिन में 1 लाख रुपए और 20 दिन के अंदर 2 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन वो सरकार ने और किसी भी तरह से हमें नहीं मिल पा रहा है। हर लड़की को मतलब मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, क्या आपके केस में जल्दी फैसला हुआ या नहीं हुआ? हाँ, मेरे केस में सबसे पहले मेरे ही केस में डिसीजन आया है, शायद मैंने जहां तक देखा 2.5 ईयर में आया है। पर मेरे जो अटैकर्स है उनमें से 3 को तो उम्र कैद की सजा हुई है और 3 को 10-10 साल, 2 को 10-10 साल की सजा हुई है। ठीक है, और मुआवजा किसी तरह का रुपा? नहीं, किसी को भी नहीं, ना सरकार की तरफ से ना किसी के। मेरे केस में भी 5 लोग थे, मेरी स्टेप मदर थी, उनके साथ 4 साथियों ने मिलकर मेरे पर रात को 2:30 बजे अटैक किया था, लेकिन मेरे में किसी को भी सजा नहीं मिली। मेरी मम्मी को सिर्फ 1.5 साल सजा हुई, वो अभी बाहर है। ठीक है, प्रज्ञा सिंह हमारे साथ हैं, ये सेक्रेटरी हैं अतिजीवन फाउंडेशन की। प्रज्ञा, आप भी जितने भी ये एसिड अटैक जिन लड़कियों पर होते हैं, आप उनके लिए आपने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम ऐसी मांगे हैं इनकी जो कि इनका कहना है कि मांगे इनकी पूरी होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी कुछ मांगे रखी गई क्या? मैं तो बस सबसे पहले ये चाहती हूँ कि एसिड बैन हो जाए इंडिया में। और जैसा कि अरुण जी ने कहा कि एसिड लाइसेंस फैक्ट्री में काम आता है बनाने के लिए, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड अरुण जी, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड जिससे एसिड अटैक्स हो रहे हैं। ओके, बैटरी बनाने के काम आता है हर जगह। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग घर के टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बेचते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म सबसे ज्यादा नुकसान करता है मतलब चेहरे पे, मतलब फ्लैश पे। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एसिड क्यों बिक रहा है? इतना नुकसान, वो तो मतलब बोन को गला सकता है, वो हड्डी गला देगा। वो क्यों मिल रहा है? शॉपकीपर्स क्यों रख रहे हैं उसको, दुकान वाले क्यों रख रहे हैं? टॉयलेट क्लीन करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सारा सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है जो नुकसान करता है, जो जिससे एसिड अटैक्स होते हैं। तो सबसे पहले एसिड बैन होना चाहिए। एसिड लोकल मार्केट में, रिटेल सेल में नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है हमको। अरुण जी, इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? अरुण जी, प्रज्ञा रुकिए, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। जी अरुण जी। देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर एसिड्स ये जो फैक्ट्रीज में तो जरूर इस्तेमाल होते हैं। और ये इनका कहना कि सिर्फ ये बैटरीज बनने के लिए इस्तेमाल होता है या और किसी चीज के लिए, इसकी पूरी मुझे जानकारी है नहीं, तो इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ अपर्णा भट्ट भी हैं जो कि लॉयर हैं। अपर्णा, कानून में क्या बदलाव की जरूरत है? अगर इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए तो क्या बाकी लोगों में इसका डर होगा? और जिस तरह की मांगे कर रही, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है कि 2 से 3 महीने में फैसला आ जाना चाहिए, क्या इस तरीके के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं या नहीं? कानून में बदलाव आ चुका है जी। ये हमारा जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही थी 2006 से चल रही थी, उसमें हमने बोला था कि एसिड अटैक का सेपरेट सेक्शन होना चाहिए। उसके बाद पिटिशन के हमारी बहुत सारी सुनवाई होने के बाद पिछले साल सरकार ने आईपीसी में 2 सेक्शन लागू किया, 326A और 326B। इसमें एसिड अटैक को एक सेपरेट ऑफेंस माना गया, सजा बढ़ाया, और एक फाइन जो है, जो एसिड 10 लाख तक का जो फाइन है जो मिल सकती है एसिड विक्टिम को, वो भी दिया गया था। ये 3 चीज है। ये तो प्रावधान सेक्शन है, कानून में बदलाव आ चुकी है। ये प्रावधान है, ये हो चुका है ऑलरेडी, ठीक, ये प्रावधान है। और दूसरी बात ये थी, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी केस चल रही, जिसको मैं आर्ग्यू कर रही हूँ, उसमें जो हमने मांगा था कि एक तो बोला था कि एसिड का सेल रिटेल में मिलना ही नहीं चाहिए। उसमें काफी सारी आर्ग्यूमेंट हुई और सरकार ने उसको काफी रेजिस्ट किया। फाइनली हमने एक वाया मीडिया उठाया जहां पे ये लिखा था कि ठीक है, टोटल बैन नहीं है, रेगुलेटेड सेल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जो भी एसिड खरीदता है उसके वो अपना फोटो आईडी लेके जाएंगे, वो आईडी दुकान में देंगे, दुकान वाला एंट्री करेगा कि इस आदमी को मैंने इस पर्पस के लिए इतना एसिड
सेल किया है जी। वो एंट्री होगा वहां पे, और जो शॉपकीपर जो एसिड रखता है उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एसिड ऑलरेडी रखा था, उनको अपना डिक्लेरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था। ये टाइम काफी पहले खत्म हो गया है, लेकिन मुझे मालूम है कि एसिड तो आराम से मिलती है जी। पहले शायद 20 रुपए में मिलती थी, अब शायद 200 रुपए मिलती होगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बिल्कुल। और ये बात जो इसका जो ख्याल रखना है, मतलब हो रहा है सही से नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी दिया गया कि एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं हर इलाके के, उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको देखना कि लाइसेंस के बगैर कोई एसिड सेल कर रहा है, उसका रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन कर रहा है, ये सब उनकी जिम्मेदारी बनती है जी। और ये भी लिखा है कि जहाँ पे इसका वायलेशन है वहाँ पे 50,000 का फाइन पड़ेगा दुकानदार के पास। बिल्कुल। मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है जहाँ पे ये फाइन कितना इन्होंने लिया है, ये पुलिस से आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर दोनों ऋतु रूपा दोनों मौजूद हैं। फाइन की बात छोड़िए, उसके अलावा जिसमें हम मुआवजे की भी बात करते हैं, जिस पर मैं रंजना जी आपसे भी जवाब चाहूंगी, क्योंकि बहुत सी मांगे इन्होंने उठाई हैं। राजधानी दिल्ली में कल एक महिला डॉक्टर पर एसिड से हमला हुआ। ऐसी तमाम खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हम इसी पर आज चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सजा ऐसी बर्बरता रोक पाएगी? क्या देश में लड़कियों पर तेजाबी हमले बंद हो जाएंगे? तेजाबी हमले के खिलाफ सख्त कानून बना, लेकिन उसके बावजूद देश भर में बेटियों पर बर्बर हमले जारी हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 16 दिसंबर 2014, जगह हरियाणा का गुड़गांव। बाइक सवार युवक दिन दहाड़े मां बेटी पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। तेजाब फेंकने वाला खुद को प्लम्बर बताकर महिला के घर में घुसा था और 27 साल की महिला और उसकी 9 साल की बेटी पर तेजाब फेंक कर भाग गया। तारीख 12 दिसंबर 2014, जगह सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। 2 लड़कियों पर काम पर जाते वक्त तेजाब फेंका गया। हेलमेट पहने 2 लोगों ने लड़कियों की कार में तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। तारीख 11 दिसंबर 2014, जम्मू कश्मीर का नौशेरा। लॉ कॉलेज की छात्रा पर बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। छात्रा अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि अचानक कुछ लड़के आए और उस पर तेजाब फेंक कर भाग निकले। तारीख 30 नवंबर 2014, जगह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। प्यार में नाकाम होने पर एक शख्स ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की के स्कूल से घर लौटते वक्त आरोपी ने उसे पकड़कर गिराया और फिर उसके चेहरे पर तेजाब फेंका। तारीख 21 नवंबर 2014, जगह वसई, मुंबई। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी को अपनी पत्नी पर नाजायज संबंध का शक था। हमले में महिला बुरी तरह झुलस गई। तारीख 27 सितंबर 2014, जगह शाहजहांपुर, यूपी। एक शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ ही अपने बच्चों पर भी एसिड फेंका। तारीख 24 जुलाई 2014, जगह पश्चिम बंगाल का बर्धमान। कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा पर कुछ लोगों ने एसिड से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने घर का दरवाजा खुलवाकर छात्रा को बाहर बुलवाया और फिर उसके चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गए। तारीख 2 फरवरी 2014, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर उसके ही रिश्तेदार ने तेजाब फेंक दिया। लड़की के मामा ने पहले उसे बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उस पर तेजाबी हमला कर दिया। लड़की बुरी तरह झुलस गई। पारा बिरवा के पास गाड़ी में उसने बिठाया और उसके बाद वो ले गया उसको हाईवे पे और वहाँ बताया कि उसने शीशी निकाली और कहा कि इसमें जो है चीनी का पानी है और उसके बाद उसके ऊपर फेंक दिया। आए दिन महिलाओं पर तेजाबी हमले होते रहते हैं। कानून सख्त बना। तेजाब की बिक्री को लेकर अदालत ने आदेश दिया, लेकिन महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमले बंद होने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। लॉयर अपर्णा भट्ट ने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही ऐसी बातें बताई कि किस तरीके से कानूनों में नए प्रावधानों को इंक्लूड किया गया और बदलाव किया गया कानून में। लेकिन हकीकत क्या है? हमारी ये रिपोर्ट आपने देखी, तारीखें बदलती रही, लेकिन लड़कियों को इसी तरीके से निशाना बनाया गया। और ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दर्द सिर्फ
1 या 2 दिन का नहीं, ये ताउम्र का दर्द है। और इस दर्द को हम मेरे साथ स्टूडियो में बैठी दोनों लड़कियां बाकायदा महसूस कर सकती हैं, इसको प्रज्ञा भी महसूस कर सकती हैं। मैं ऋतु आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि एसिड जो है वो बहुत सस्ते में अभी मिल जाता है। आप कुछ आंकड़ा बता रही थी ब्रेक में जी। आप कह रही थी कि 100 रुपए में 50 रुपए में एक एसिड अटैक सर्वाइवर को भी एसिड मिल जाता है और आराम से। हमारे पास फुटेज है, आप वो भी ले सकती है, वीडियो है वो भी ले सकती है और देख सकती है। खुलेआम आज भी एसिड बिक रहा है। क्या होगा? शायद एसिड बैन हो जाएगा तो कुछ हो सकता है। आप शायद बरेली भी गई थी अपनी इसी मुहिम को लेकर। हाँ, बरेली में एक अटैक हुआ था, उसको एसिड पिलाया गया, उसके ऊपर एसिड डाला गया, वो उसकी डेथ हो गई स्पॉट पे ही। वहां पे नदी बह रही है तेजाब की, उसके भी हमारे पास वीडियो हैं। वहां पे 150 गांव उसके चपेट में है और 150 गांव में उनके जो पानी पीते हैं उसमें भी वो मिलके आता है। और मतलब कि उनके बर्तन तक काले हो गए। ठीक है अपर्णा, कानून ठीक है बना, लेकिन लग रहा है कि सख्ती अभी भी उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हो रहा है, ये जो जिम्मेदारी दिया गया कि एसडीएम को, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि एसडीएम का पैरेलल इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि एसिड इनको मिली कैसे। और अगर मान लो एसिड मिल गई है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है क्या, इसके बारे में कोई खबर नहीं होती है। और इनको कॉम्पनसेशन मिलना है 3 लाख रुपए। और ये भी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस मुद्दे पे अभी केस पेंडिंग है, जहां पे हमने ये मांग की है। हरियाणा में बोला था कि अगर मान लो कोई विक्टिम प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज करना चाहे, प्लास्टिक सर्जरी करना चाहे, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा रोक रही हूँ आपको, मेरे साथ ऋतु और रूपा दोनों मौजूद है। देखिए ये हम भी जानते हैं कि इसका जो खर्चा है ये बहुत ज्यादा लाखों में आता है। प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा, कॉस्मेटिक सर्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। 3 लाख में क्या होगा? मेरे साथ दोनों है और उनको तो मुआवजा तक नहीं मिला। रूपा आप रहिए अपर्णा मेरे साथ। मेरी बात पे कहना चाहूंगी, क्या आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि 3 लाख रुपए इतने आसानी से मिल जाता है? बल्कि हमारी टीम में से 2 लड़कियों को मिला है जो कि इतनी 3 महीने में भागदौड़ इतना करने के बाद जब आसानी से इतना मिलता है, तो सोचो कैसे मिल गया। बिल्कुल अपर्णा, बहुत मुश्किल होता है इस मुआवजे को भी पाना। वही तो मैं कह रही हूँ, आसानी से मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ मिल रही है, मुझे पता है नहीं मिल रही है। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मिलना चाहिए। ये दिक्कत ये है कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो नहीं दे रही है। और 3 लाख जो मिल रहा है वो इलाज के लिए नहीं है, इलाज का खर्चा सरकार अलग से उठाना चाहिए। ये मुद्दा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 3 लाख का खर्चा कुछ भी नहीं है उनके लिए। जिंदगी भर पता नहीं कैसे जिएंगे, कि काफी लोगों का रोज आंखों की रोशनी चले जाती है, दे बिकम ब्लाइंड। तो वो उनको क्या होगा? दीस आर सम थिंग्स व्हिच हैव टू बी लुक्ड इनटू। रंजना जी की जरूरत है सबको। रंजना जी, कुछ अपर्णा बता रही है कुछ अमेंडमेंट्स हुए लेकिन अभी भी कानून उतना सख्त नहीं है। मेरे साथ दोनों मौजूद है, रूपा और ऋतु दोनों मौजूद है जो कि इस दर्द को महसूस कर रही हैं। प्रज्ञा भी मेरे साथ है, सुन रही है हमी को। सरकारी नौकरी की इन्होंने मांग की, इन्होंने मुआवजे की मांग की जो कि इनको नहीं मिलता है। फर्स्ट एड, इनका ये भी कहना है बहुत से अस्पतालों में यही नहीं पता होता है कि अगर हम सीधे जाते हैं तो फर्स्ट एड किस तरीके से करनी चाहिए, ट्रीटमेंट की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। इसके अलावा जिस सरकारी नौकरी की बात करें, क्या आपको लगता है इनके लिए कुछ स्पेशल और चीजें कानून में और अमेंडमेंट्स की जरूरत है? रंजना जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कानून सख्त हो गया, जैसा कि बहुत अच्छा हुआ आपने अपर्णा से पूछा और उन्होंने बताया, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी आपके पास बैठे हैं उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि कानून बदल चुका है। कानून के द्वारा शेल्फ से आप नहीं बेच सकते हैं, सारे तरह के नियंत्रण लगा दिए गए हैं। लेकिन कानून कोई जादू की छड़ी नहीं है, उसको लागू कराने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों को जांच करनी चाहिए कि एसडीएम जिस भी विभाग से, जिस क्षेत्र से ये एसिड खरीदा गया, वहां के एसडीएम पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। आखिर वहां के जो लोगों ने बेचा, जो दुकानदार जिसने बेचा, जो 50,000 का फाइन है किसी भी एक दुकानदार पर, पूरे देश के अंदर जो आपने इतनी घटनाएं बताई, इनमें किसी एक दुकानदार पर ये फाइन लगा कि नहीं लगा? तो कानून बढ़ा देने से खाली परिस्थितियां नहीं बदलती, कानून लागू करने से बदलती हैं, कानून का भय पैदा करने से बदलती हैं। और अगर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को मामूली ढंग से देखा जाएगा तो यही स्थिति रहेगी। दूसरी बात, जहां तक रही नौकरी का सवाल, हम लोगों ने उस समय भी 181 की जो सर्विस दिल्ली में शुरू हुई थी, सरकार ने शुरू की थी निर्भया के बाद, तो हम लोगों ने कहा था कि ये बच्चियां ये जाकर के वहां पर
कॉल सेंटर्स में निश्चित तौर पर काम कर सकती हैं, बोल सकती हैं, जिनकी आवाज पर असर नहीं पड़ा वो जा सकती हैं, क्योंकि इनके चेहरे इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिए जाते हैं, आंख से दिखाई नहीं पड़ता कितने। और आपको मालूम है एक एसिड सर्वाइवर का रिकंस्ट्रक्शन फेज सर्जरी जो हम लोगों ने करवाया था उसमें 40 लाख रुपया खर्च हुआ था, जो कि हम लोगों ने मांग के लोगों से जमा करके भरा था। लेकिन सरकार कानून में 10 लाख है, 3 लाख कई सरकारें अनाउंस कर चुकी हैं, पर ये मिलता नहीं है। जितनी मांगे हैं एसिड सर्वाइवर की बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं, और सरकार ऐसे अपराधियों को रोकने में, गिरफ्तार करने में, ऐसे अपराध को बंद करने में फेल हुई है, इसलिए उनको देना ही पड़ेगा। इन मांगों को मानना चाहिए सरकार को, इन लोगों को कोई न कोई राहत देनी पड़ेगी। सिस्टम में बहुत सारी लूप होल्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी अरुण भगत जी, ये बताएं एसडीएम को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है क्यों नहीं वहां से ही इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होती है? अगर वो अपना काम सही तरीके से करेंगे तो शायद इस तरीके से ओपनली मिलना भी बंद हो सकता है आराम से। देखिए, अब एसडीएम क्यों नहीं कर पाते इसका तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं। आप मानते हैं कि लूपहोल्स हैं सिस्टम में भी? गवर्नेंस के कल मनाया जा रहा है, नहीं लूपहोल्स तो हैं। अब आप कह रहे थे कि सजा टाइम पर ट्रायल खत्म नहीं होते। अब हाल में ही देखें, एक कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हुई थी और 40 साल के बाद उनके जो हत्यारे थे उनको कन्विक्ट किया गया है। तो ये तो है ही, ये सिचुएशन तो है ही। और इसकी अब जैसे कल को मेरे ख्याल है कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी नागरिक हैं जिनके हाथ में कोई कार्रवाई करने का, सरकारी काम करने का कोई तरीका है, उनके पास जरिया, तो वो अपना काम मेहनत से करें और अच्छी तरह करें, और इसी से नागरिकों को सहूलियत होगी। क्या इन आरोपियों को कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए? सिर्फ आया मेरे वक्त की कमी है, बस छोटा सा जवाब दे दीजिए अरुण जी। कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए क्या इसमें? कैपिटल पनिशमेंट तो कैपिटल पनिशमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये जो सजा दी गई है, 3 आदमियों को 10-10 साल दिए गए हैं, और दो आदमी को कहा गया अभी आप ही के प्रोग्राम में कि उम्र कैद दी गई है, पर इसमें कोई इनको रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये इन पर जो गुड बिहेवियर का जो प्रोविजन है बाकी क्रिमिनल्स के लिए, जैसे कोई चोरी करता है या कोई चीटिंग करता है, इनके लिए जो ऐसे हथियारे हैं इनके ऊपर मेरा ख्याल कोई ऐसा प्रोविजन होना नहीं चाहिए। उनको पूरी सजा, उम्र कैद है तो वो जेल में ही उसका देहांत होना चाहिए। अरुण जी, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे बार बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम खास मेहमानों का जो कि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। फिलहाल हमें इंतजार है कि दिल्ली की वो डॉक्टर जिस पर हमला हुआ है, अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इंतजार रहेगा कि कितनी जल्दी स्मार्ट पुलिस उन तक पहुंचे।